मैं तो नहीं हूँ पापिल, तेरा पाल कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव को लेकर। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसको हमें समझना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक कोई छोटा सा क्या है, कोई सूक्ष्म इस तरह का कोई चालक है, और जिस पर बिंदु ए और बिंदु बी आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पर कोई चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, और इस पर कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। ठीक है दोस्तों, बस इसी तरह की चीजों को हम क्या कह सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। तो आपको समझ में आ गया होगा, वैद्युत मीन्स जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक से रिलेट करता हो। और दोस्तों जो आपका द्विध्रुव है, ये कहीं ना कहीं किसकी बात करता है, द्वि का मतलब दो सिरे से रिलेट करता है, यानी कि इस हिसाब से हम कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो दोस्तों अब आपके समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर जो भी हमारा इस तरह का साधन बनेगा, ठीक है, उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं। तो इसमें कोई बनाने वाली बात नहीं है, आप इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हो, यानी कि जिसमें दो ध्रुव हो, एक प्लस सिरा हो और एक माइनस सिरा हो। जैसे दोस्तों समझ सकते हो आप किसी HCl वगैरह, NaCl, H2SO4, ठीक है, CO2, यानी कि कहीं ना कहीं जिसमें आप एक सिरे को प्लस में डिवाइड कर सकते हो और एक सिरे को माइनस में डिवाइड कर सकते हो। ये ध्यान रहे कि इनके बीच की दूरी जो है वो न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब दोस्तों इसके बाद हम बातचीत करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, जरा समझिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, आघूर्ण मतलब मूवमेंट, कहीं ना कहीं दोस्तों ये गति भी कर सकता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं गति भी कर सकता है, तो इसी को लेकर हमने कहीं ना कहीं क्या समझा है, इसको आघूर्ण जो है समझा है। तो फिलहाल दोस्तों आप एक काम करिए, इसके मध्य बिंदु कोई क्या है, O है, इसके मध्य बिंदु कोई O है। और अगर हम इसकी पूरी टोटल लंबाई की दोस्तों यहाँ पर बात करें, तो इसकी टोटल लंबाई जो होती है वो 12 होती है, यानी कि एक एल इधर होता है और एक एल इधर होता है, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो दोस्तों 12 हो सकती है। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा, एक एल ये, एक एल ये, तो 12। ठीक है, और दोस्तों हम इसको कहीं ना कहीं दिशा के रूप में भी रिलेट करते हैं, यानी कि ये आपका वेक्टर होता है। ठीक है, और इसको भी हम ऐसे एरो का निशान लगाकर दिखा सकते हैं। तो अब इसकी अगर हमें परिभाषा बनानी हो तो हम इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे। ठीक है, जरा समझिएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास इसके कोई मध्य बिंदु O है, तो दोस्तों अगर आप इधर चले जाइए या इस बिंदु से आप इधर चले जाइए, तो दोनों से जो साइड है ये दूरी दोनों L सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम केवल एक ही आवेश को यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, क्या एक ही आवेश को हम यहाँ पर ले सकते हैं, और जब हम इसका मान निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो दोस्तों हम इसको P से प्रेजेंट करेंगे, तो P बराबर होता है Q गुणा 12। ठीक है, और दोस्तों जो Q है ये अदिश राशि है, जबकि आपका जो L है ये कहीं ना कहीं दिशा से रिलेट करता है मामला, तो इसका मात्रक हो जाएगा आवेश का मात्रक और लंबाई का मात्रक, यानी कि कूलाम और मीटर, कूलाम मीटर। ठीक है, अब ये दो है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, संख्यात्मक के कोई मात्रक जो है नहीं होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, केवल लंबाई के लिए मतलब एक मीटर लिख सकते हो, तो कूलाम और मीटर, इसका मात्रक ऐसे आप लिख सकते हो सूत्र के हिसाब से। दोस्तों अगर आपको इसकी परिभाषा बताना हो तो परिभाषा आप इसकी कैसे बताएंगे, जरा समझिएगा कि किसी विद्युत द्विध्रुव की लंबाई तथा आवेश के परिमाण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये इतनी सी बात है,
ठीक है, फालतू बात आपको यहाँ पर लिखनी ही नहीं है। तो दोस्तों इसका अगर हम, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, वो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि यहाँ पर आघूर्ण होगा तो भैया कहीं ना कहीं सदिश राशि ये हो जाएगी। आघूर्ण का मतलब है दोस्तों एक तरीके से घूम जाना, यानी कि दिशा के हिसाब से ही ये घूम सकता है, बिना दिशा के नहीं घूम सकता, तो इसका मतलब ये सदिश राशि होगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। राशि कैसी है, सदिश है, सदिश राशि। और दोस्तों अगर हम इसके विमेय सूत्र की बात करें, विमेय सूत्र, तो आप लिख सकते हो बड़े ही आराम से कि विमेय सूत्र जो होगा कूलाम का AT होता है क्या, और मीटर का हो जाएगा दोस्तों L, तो इसका विमेय सूत्र हो जाएगा LTA। ठीक है, हालांकि जब हम विमेय सूत्र लिखते हैं तो पहले M को लिखते हैं, M नहीं है तो फिर L को लिखते हैं, और L है तो पहले L को लिखा जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद दोस्तों T को लिखा जाएगा, और इसके बाद A को लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है इनका जो विमेय सूत्र है वो निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर अलग अलग कंडीशंस में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है दोस्तों हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के पदों में। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जरा वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप जो है इसको समझ पाएंगे और कवर भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन मैं आपको करके नहीं बताने वाला हूं, केवल जो इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है, डायग्राम के हिसाब से आपको जो है समझा दूंगा। और दोस्तों अगर आप इसको बिना देखे भी करोगे तो निश्चित रूप से एक ही बार में आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं इसका पहला पॉइंट क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दो तरह से एग्जाम में जो है पूछा जाता है, विशेषकर 3 हेडिंग है इस तरह की, लेकिन ये 2 तरह से एग्जाम में ज्यादातर जो है पूछा जाएगा। कैसे कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्घ्य स्थिति में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैलकुलेट कीजिए, ज्ञात कीजिएगा या व्यंजक उत्पन्न कीजिएगा। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, या दोस्तों निरक्ष स्थिति के लिए भी आ सकता है। तो निरक्ष स्थिति के लिए आप क्या करते हो, निरक्ष स्थिति में दोस्तों आप ऐसे जो है निकालते हो किसी बिंदु P पे यहाँ पर। ठीक है, और अगर आपके पास अक्षीय स्थिति हो तो अक्षीय स्थिति के लिए आप क्या करते हो, अक्षीय स्थिति के लिए आप किसी भी दिशा में चले जाइए जो एक्सिस पे स्थित हो, मतलब या तो आप इस साइड में चले जाइए या फिर आप इस साइड में चले जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से है जो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है, इसलिए आपको जो है क्वेश्चन अधूरा नहीं छोड़ना है। ठीक है, अधूरा छोड़ोगे तो खतरनाक हो जाएगा, क्वेश्चन को पूरा ही समझना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो बात करेंगे, इसकी निरक्ष स्थिति की बात बाद में करेंगे, पहले अक्षीय स्थिति को समझते हैं। ठीक है, तो देखो अक्षीय स्थिति के लिए सब कुछ ठीक है। अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति ठीक है, तो अक्षीय स्थिति कैसी होगी यहां पर समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले आपके पास क्या है, एक द्विध्रुव है, इसका ये एक पॉजिटिव सिरा प्लस क्यू है, और ये इसका एक नेगेटिव सिरा माइनस क्यू है। दोस्तों आप चाहे तो इसको ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो, और इसके मध्य बिंदु कोई ओ है। ठीक है, इस मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पे आपको जो है कोई बिंदु पी दिया गया है, आपको जो है कोई बिंदु यहाँ पर पी दिया गया है। दोस्तों इसी बिंदु पी पर जो है आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है, तो आपको 2 तरीके से यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। एक तो कैसे निकाल लेंगे आप, बिंदु ए के कारण, बिंदु ए के कारण बिंदु पी पर, और एक निकाल लेंगे आप बिंदु बी के कारण बिंदु पी पर। तो समझिएगा, सबसे पहले हमारे पास अभी ये द्विध्रुव है एक, तो दोस्तों आपको पता था मैंने ये भी एल है और ये भी एल है। तो जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक ज्ञात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आर माइनस एल लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों आर का मान जब आप इसमें से एल को घटाएंगे तो ये दूरी आपके पास आ जाएगी। एक बार फिर समझ में भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है, और अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी हो तो एल में से माइनस कर देंगे, जो भी संख्या बचेगी दोस्तों वो आपकी हो जाएगी ए से लेके पी तक की दूरी। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम जब बिंदु बी के कारण बिंदु पी पे जो है विद्युत क्षेत्र का मान कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है वो दिखानी होगी, और यहां से लेके यहां तक की दूरी दोस्तों क्या है, आर प्लस एल है। कैसे, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो आर है,
और इससे आगे की दोस्तों क्या है, एल है, तो इसलिए इसको आपको जो है जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे समझिएगा। आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगा कि कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम बिंदु ए के कारण देखें, ए के कारण, तो इसको हम E1 मान सकते हैं। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और दोस्तों क्यू अपॉन, इसका जो सूत्र होता है क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन आर नहीं है हमारे पास, दूरी क्या है, आर माइनस एल है, तो आर माइनस एल जो है दोस्तों आपको यहाँ पर रख देना है। ये बात नंबर 1 आपकी हो जाएगी। चिन्ह सहित रख सकते हो तो चिन्ह सहित रख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये भी आपको समीकरण नंबर 1। दोस्तों अगर आपसे कोई दिशा के बारे में पूछता है तो आप ए से पी की तरफ को इसकी दिशा बता सकते हो, ए से पी की तरफ जो है इसकी दिशा आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जैसे आपने ए के कारण ज्ञात किया है वैसे ही आप बिंदु बी के कारण भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा ये माइनस है, तो बी के कारण हम E2 लिख दें, E2, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल और इसका होल स्क्वायर। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि बी के कारण जो है क्या है, आर प्लस एल है, तो इसलिए आर प्लस एल और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों अगर इसकी दिशा की बात करें तो बी से पी की तरफ जो है इसकी दिशा हो जाएगी। तो आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, बहुत ही आसान है। अब आप इसको समीकरण 1 और 2 को जो है जोड़ दीजिएगा, मतलब E1 और E2 कुल वैद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों कुल वैद्युत क्षेत्र जो है आप कैसे निकालोगे, E बराबर E1 प्लस E2। ठीक है, वेक्टर भी लगा दीजिए, सदिश राशि है, तो क्या करना पड़ेगा, E बराबर E1 प्लस E2। ठीक है, अभी आप E1 का मान और E2 का मान जो है समीकरण 1 और 2 से उठाकर ये बड़ा मान यहाँ रख दीजिएगा और E2 का मान जो है यहाँ से उठाकर आप यहाँ रख दीजिएगा। तो फिलहाल आपके पास जो है E1 का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, और Q अपॉन आर माइनस एल और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और दोस्तों माइनस क्यों लिया जाएगा, क्योंकि E2 का मान दोस्तों किस में है, माइनस में है, तो ये प्लस माइनस इसको यहाँ पे माइनस कर देगा। तो मैं एक लाइन सोल्व कर रहा हूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन आर प्लस एल। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद आपको करना क्या है। अब दोस्तों इसके बाद आपको जो है कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो देखो कॉमन क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q, ये दोनों क्या है, सेम है, तो इसको आप बाहर निकाल लीजिएगा। देखो तो E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q, ये आ जाएगा दोस्तों आपका बाहर, और अंदर बच जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस, दोस्तों यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अंदर क्या है, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है जरा समझिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q दोस्तों ये ऊपर है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं कक्षा 6, 7, 8 में आपने ऐसा सूत्र पढ़ा होगा कि जो एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखा जाता है। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए इसका कि कहीं ना कहीं दोस्तों जो एक बार माइनस और एक बार प्लस की यहाँ पर बात होती है क्या, तो इसको हम एक बार प्लस और एक बार माइनस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। दोस्तों इस सूत्र से संबंधित मामला है। अभी आप क्या करिएगा, इसकी गुणा वहां करिएगा और इसकी गुणा वहां करिएगा, तो आर प्लस एल इसका होल स्क्वायर माइनस इसकी गुणा आप इधर करिएगा तो आर माइनस एल और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, दोस्तों यहाँ a की 2 और प्लस b की 2 के होल वर्ग का सूत्र खोल दीजिएगा और माइनस वाले में माइनस वाले का सूत्र खोल दीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, ऐसे यहाँ पे आर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के चलेंगे क्योंकि माइनस है यहाँ बाहर, तो माइनस की गुणा अंदर करेंगे बाद में, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। मैं सूत्र लिख रहा हूं, देखो
ए और प्लस बी का सूत्र जो होता है दोस्तों कहीं ना कहीं होता है क्या, ए की टू प्लस बी की टू प्लस 2ab। और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस केवल वहां बदलेगा, स्टार्टिंग में माइनस नहीं लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप माइनस की संख्या का वर्ग करोगे दोस्तों तो ये प्लस बना देगा इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हो सकता है कि सूत्र थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन आसान है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसके बाद आपको करना क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो 1/4πε0 क्यू अपॉन, ठीक है। अब दोस्तों क्या करिएगा, माइनस की गुणा जो है वो अंदर तक करिएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, इसकी गुणा इसमें करिएगा तो माइनस के आर स्क्वायर, ये प्लस माइनस इसको माइनस कर देगा तो एल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2rl। ठीक है, तो आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका जो होल स्क्वायर है वो उसको नहीं चेंज करना है, इसको आप जुगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, जो चीज कटेंगे इसको काट देना है। ये आर स्क्वायर प्लस और ये माइनस कट गया, ये एल स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, और दोस्तों 2rl और 2rl, तो ये कितना rl हो जाएगा, 4rl हो जाएगा। तो 1/4πε0 क्यों, और अंदर है 4rl, अब चाहे तो आप ब्रैकेट ना भी लगाएं। ठीक है, और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। दोस्तों जरा आप चित्र को देखिएगा, चित्र को देखिएगा और चित्र को देखकर जरा मुझे बताओ, तुम इसको ऐसा भी लिख सकते थे क्या, मतलब एक 2 को तो लिख दो आप आर के साथ और एक 2 को लिख दो आप एल के साथ। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, ये 2rl और 2rl, कितने rl हुए, 4rl। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया, एक एल को तो लिख दिया 2 के साथ और दूसरे एल को लिख दिया इस आर के साथ। या एक काम करो, पहले इसमें चलो 4r ही रहने दो, अगली लाइन में कर लेंगे, बढ़ जाएगी एक लाइन, कोई बात नहीं। तो 4rl। दोस्तों आप एक बात बताओ, जब कोई चीज एक ही जगह रखी हो प्लस या माइनस में, और एक चीज का मान दोस्तों दूसरी चीज की तुलना में बहुत ज्यादा क्या हो, कम हो, तो आप उस कम वाले को क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। ठीक है, और जब नगण्य आपने इसको मान ही लिया तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज जो है आपको लेनी ही नहीं है। मतलब जो, जरा गौर करिए, ये क्या है, आर है, और आर दोस्तों एल की तुलना में क्या है, बहुत बड़ा है। बहुत बड़े का मतलब आप इसको ऐसा दिखा सकते हो, आर का मान जो है वो बहुत बड़ा है, तब आप दोस्तों क्या कर सकते हो कि एल का मान जो है वो 0 रख सकते हो, 0 मतलब नगण्य रख सकते हो। कहाँ पे रखेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे, आप यहाँ रखेंगे, यहाँ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गुणा में है, गुणा या भाग में एक साइड वाली चीज को आप, ठीक है, 0 नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ प्लस माइनस वाले साइड में आप इसको 0 मान सकते हो, मतलब नगण्य मान सकते हो। तो फिलहाल आप समझिएगा, इस 4 को जो है मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4πε0, और दोस्तों क्यू गुणा 12 और गुणा 2r अपॉन आर स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा, एल का वर्ग 0, ठीक है, 0 का वर्ग दोस्तों 0, तो यानी कि r की घात 2 की 2। ठीक है, अब आपको करना क्या है, क्यू गुणा 12, अभी मैं आपको बताया हूं कि p बराबर क्या होता है, क्यू गुणा 12 होता है। ठीक है, तो गुणा करिएगा, ई वेक्टर बराबर 1/4πε0, और दोस्तों इसका मान जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, p हो जाएगा और गुणा 2r, और ये कितना घात हो जाएगा, r की घात 4 हो जाएगा। तो एक r से आप एक r काट सकते हो, तो यहाँ बच जाएगा r की घात 3 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा, r की घात 3 यहाँ पर जो है बच जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है जरा समझिए, तो e बराबर दोस्तों, e बराबर जो है 1/4πε0, और ये जो आप p देख रहे हो यहाँ पे क्या करेंगे 2p और अपॉन r की घात 3। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक लिख सकते हो। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे, अगर आपने यहाँ प्रावैद्युतांक पदार्थ ले लिया, कोई ना कोई प्रावैद्युतांक का मतलब है डाइलेक्ट्रिक पदार्थ, अगर आपने ले लिया तो उसको भी जो है आप यहाँ पर शो कर सकते हो, उसको भी यहाँ पर जो है दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है आप बड़े ही आराम से इसको देख पा रहे होंगे। तो E बराबर 1/4πε0 2p अपॉन r की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारे पास जो है व्यंजक निकल के आ जाएगा। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट व्यंजक है, पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। ठीक है, और जहां आपने अभी
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा हुआ है। दोस्तों अगर परावैद्युतांक पदार्थ जो है इसके बीच में के भरा हुआ हो तो आप यहाँ के का भी गुणा जो है लगा सकते हो। ठीक है, आप चाहे तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको जो है इससे पहला व्यंजक समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए। ठीक है, जरा समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ निरक्षीय स्थिति। और दोस्तों निरक्षीय का मतलब होता है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय का मतलब होता है अनुप्रस्थ। ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं अनुप्रस्थ। कभी एग्जाम में इसी के नाम से आ जा, मतलब निरक्षीय की जगह क्या आ जा, अनुप्रस्थ ही लिखा हुआ आ जा। तो आपको क्या करना, घबराना नहीं। अनुप्रस्थ और निरक्षीय दोस्तों एक ही बात है। तो जरा समझो, अगर आपने इसका डायग्राम अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको जो है व्यंजक निकालने की मेरे द्वारा जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इसका व्यंजक खुद क्या है खुद से निकाल सकते हो। तो देखो जरा दोस्तों, वही हमारे पास एक ए बी है, ए और ये क्या है दोस्तों बी है, कहीं भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ये माइनस क्यों है और एक मान लीजिए इसको प्लस लिख दो, इसको माइनस लिख दो। उसके बीच क्या है दोस्तों ओ है, इधर भी एल है इधर भी एल है। इतना समझ में आया आपकी, आप समझो जरा। अब इसके बाद आप क्या करिएगा, यहां से लेके दोस्तों आर दूरी पे जो है एक कोई बिंदु पी रखिएगा, कोई बिंदु पी रखिएगा। और इसी बिंदु पे जो है आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दोस्तों निकालनी है। तो कैसे निकाल लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जरा समझिएगा। सबसे पहले हम बिंदु ए के कारण बिंदु पी पे निकाल लेंगे, फिर बिंदु बी के कारण बिंदु पी पे निकाल लेंगे। तो देखो मैं इसको मिलाता हूं, क्योंकि इसको मिले बिना तो काम चलने का ही नहीं। तो इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, ये मिला दिया। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, आपको ये क्या त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है बच्चों समबाहु त्रिभुज। और जो हमने इसके बीचों बीच में ओ और पी जो लिया है ना, ये क्या है, एक लंब है। और दोस्तों ये दोनों तरफ से क्या बना रहा, समकोण त्रिभुज बना रहा। ठीक है, क्या बना रहा, समकोण त्रिभुज। तो अब इसका मतलब ये है कि ये कोण भी 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी जो है दोनों समान है, एक जैसी है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा के आर स्क्वायर एल स्क्वायर और ये कर्ण का मान आपको निकाल लेना है। तो दोस्तों मैं इसको हल कर रहा हूं, यहाँ देखो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा ये, आप जब पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र लगाओगे तो कैसे लगाओगे, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और बराबर कर्ण का वर्ग। तो दोस्तों कर्ण क्या है आपके पास, ए और पी है, और वो जो स्क्वायर उधर लगा हुआ था इधर आके क्या बन जाएगा दोस्तों, अंडर रूट बन जाएगा। तो दोनों की जो दूरी है वो समान होने की वजह से दोनों का मान जो है दोनों तरफ क्या रखना है, आपको सेम ही रखना है। तो आशा करता हूं ये डायग्राम जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जब हम बिंदु ए के कारण और बिंदु बी के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान अलग अलग निकालेंगे ना, तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, इसको घटकों में जो है वियोजित करेंगे। मतलब एक को साइन में और एक को कोस में जो है डिवाइड कर देंगे बिंदु पी को। तो दोस्तों यहाँ जो है जब हम E1 का मान निकालेंगे तो E1 कोस थीटा, और जब हम E2 का मान निकालेंगे इसके लिए E2 कोस थीटा। तो दोस्तों क्षैतिज दिशाओं के लिए जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर दिशा है उसमें विपरीत दिशा में आपका लंबवत रहेगा। मतलब साइन थीटा एक ऊपर की ओर रहेगा और एक जो है साइन थीटा नीचे की ओर रहेगा। तो साइन थीटा और साइन थीटा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, क्या जब ये दोनों के दोनों विपरीत दिशा में होंगे तो विपरीत दिशा में होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे। तो दोस्तों अब आपके पास बचा हुआ है केवल E1 और E2 के लिए दोनों साइड में क्या बचा हुआ है, कोस थीटा बचा हुआ है। तो बस इसी से हमें काम करना है, जरा समझिएगा। तो बिंदु ए के कारण तो दोस्तों इसको E1 लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और दोस्तों क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और इसका दोस्तों क्या है, होल स्क्वायर है। तो इससे उठा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, बात नंबर 1 है। आप चाहो तो इसको अलग अलग लाइन में भी छोड़ सकते हो या यहीं से छोड़ सकते हो। ठीक है, गर्मी दोस्तों बहुत ज्यादा ही जबरदस्त है, तो आप जो है इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बार और लिखो, यह समझ में आ गया। समीकरण नंबर 1 है ये, अब स्क्वायर जो है अंडर रूट से कट गया। और दोस्तों अगर दिशा बतानी हो तो ए से पी की तरफ जो है इसकी दिशा हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया आपकी। अब निकालते हैं E2 के कारण या बिंदु बी के कारण।
बिंदु बी के कर्ण E2 कैसे निकाल लेंगे, 1/4πε0 सेम है, तो Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और दोस्तों इसका क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से ये निकल गया बात नंबर 2। और दोस्तों इसकी दिशा की अगर बात करें तो बी से पी की तरफ है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा व्यंजक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे दोनों के टोटल को जोड़ना है। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा, पहले तो लिया था माइनस। दरअसल बच्चों बात ऐसी है कि ये जो है दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस पे है, मतलब सेम दूरी पे है, तो इसलिए आपको जो चिन्ह है वो नहीं लेना है, क्योंकि सेम दूरी पे डायग्राम में जो आपका प्लस माइनस है उसको केवल किसी भी का प्लस या माइनस का रोल नहीं दिखाना होता है, ठीक है। प्लस माइनस का रोल तभी दिखाना होता है जब एक तरफ से कोई दूरी जो है वो बहुत ज्यादा हो और दूसरी तरफ से दूरी जो है बहुत कम हो। उसी कंडीशन में आप एक प्लस और एक माइनस लेके चलते हो, जैसे अभी आपने अक्षय स्थिति में जो है किया था। लेकिन यहाँ आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप इसको केवल एक ही डायरेक्शन में दिखा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, E1 और E2 को जोड़ना है, कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र। तो कुल विद्युत क्षेत्र कैसे निकाल लेंगे, E बराबर E1 प्लस E2 कोस थीटा, या ऐसा कर सकते हो E1 कोस थीटा और प्लस E2 कोस थीटा। दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा था कि दोनों जो है कोस के लिए ही मान हमारे अवेलेबल रहेंगे, E1 के लिए भी और E2 के लिए भी, ठीक है। आपको साइन नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि इसकी जो दिशा है वो विपरीत है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे निरस्त कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे, एक दूसरे से जो है ये खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, केवल टोटल ई का मान निकालने के लिए आप इसको कोस में ही लिखेंगे, ठीक है। अब E1 का मान कितना है आपके पास, जरा समझिएगा। E1 का मान ये रखा, इसको मैं यहां लिखता हूं 1/4πε0, और दोस्तों Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, कोस थीटा प्लस E2 का मान कितना है 1/4πε0 Q अपॉन और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कोस थीटा। तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, दोनों के दोनों जो मान है समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के दोनों जो है ये सेम है, दिख रहा है सबको, ठीक है। तो दोनों क्या है सेम है, तो सेम होने का मतलब है कि हम इन दोनों को जो है आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखो तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 और Q अपॉन दोस्तों क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ क्या है कोस थीटा। जरा एक बात बताओ, आप इस कोस थीटा का मान आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा दोस्तों आपको इतना जो है बेसिक 10th क्लास तक आपने मैथ पढ़ा है, तो 10th क्लास तक का ही मैथ यहाँ पर त्रिकोणमिति में काम आने वाला है। और दोस्तों कोस थीटा होता है क्या, लंब बटे या आधार बटे कर्ण, बताओ कमेंट करके भी बता सको नहीं, ये क्या है आधार है, ये क्या है कर्ण। तो कोस थीटा जो होता है हमारा वो होता है कहीं ना कहीं आधार बटे कर्ण, ठीक है। और जो आपका साइन थीटा होता है लाल बटे कक्का, जैसे आप लिखते हो शॉर्टकट में याद रखने के लिए, 10th क्लास में आपने भी देखा होगा लाल बटे कक्का होता है, तो उसमें लाल बटे कक्का मतलब जो पहली लाइन होती है वो साइन के लिए होती है, दूसरी लाइन कोस के लिए होती है, तीसरी लाइन टाइन के लिए होती है, ठीक है। तो बेसिक सा मैथ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अच्छा जरा समझिएगा, इसके बाद जो कोस थीटा का मान है दोस्तों क्या है, लंब बटे आधार है, तो लंब ये आधार है और ये आपका क्या है कर्ण, तो कर्ण का मान जो है आप याद रखिएगा दोस्तों, आधार जो है और जो लंब है वो tan के लिए होता है, लंब और आधार tan के लिए होता है, और आधार और ये क्या है कर्ण है, तो आपका आधार और कर्ण किसके लिए होता है, कोस के लिए होता है, और अगर हम लंब और बटे कर्ण की बात करें तो साइन के लिए होता है। इतनी छोटी बात का दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, तो कोस थीटा का मान कितना है, एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कोस थीटा की जगह मैंने क्या लिखा है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब आप इस दो की गुणा अंदर कर दीजिएगा, तो 1/4πε0 और क्यों गुणा 12। दोस्तों मैं इस 2 की गुणा यहाँ एल में कर रहा हूं, तो 12, ताकि मेरा क्या हो सके, इसको मैं कहीं ना कहीं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण यानी कि पीक में बदल सकूं, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आपको क्या करना है, जरा समझिएगा दोस्तों, अंडर रूट का मतलब होता है क्या, आर स्क्वायर
एल स्क्वायर, और अंडर रूट का मतलब होता है दोस्तों 1/2, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 1/2, ये इसका मान हो जाएगा। ठीक है, देखो दोनों सेम है, बस डिफरेंट क्या है घात का, इसकी घात 1 मान लीजिए, इसकी घात 1/2 मान लीजिए। दोस्तों 1 को 1/2 में जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, तो 3/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3/2, 1/4πε0। और दोस्तों कहीं ना कहीं आपका जो है P क्यों गुणा 12, तो जो P होता है वो क्यों गुणा 12 होता है, तो इसको हम जो है यहाँ पर P कर सकते हैं। दोस्तों वेक्टर है तो आप वेक्टर के लिए इसके ऊपर जो है सदिश का निशान लगा सकते हो, वेक्टर का निशान लगा सकते हो। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और उसकी जो घात है वो 3/2 आ जाएगी। दोस्तों सेम करना है आपने क्या, अगर मान लीजिए आर का मान दोस्तों बहुत बड़ा हो एल की तुलना में, अगर आर का मान दोस्तों बहुत बड़ा हो एल की तुलना में, तो आप इसको जो है खत्म समझोगे, यानी कि जो एल है वो नगण्य यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो एल का मान क्या करेंगे आप, नगण्य रख देंगे। देखो तो एल को क्या कर दिया, नगण्य कर दिया, क्योंकि आर का जो मान है दोस्तों वो बहुत बड़ा है, तब एल जो है वो 0 यानी कि नगण्य। ठीक है, इसको मिटा दो। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद करना है आपको ई बराबर वेक्टर लगा सकते हो, सदिश राशि है। ठीक है, इसके ऊपर जो है वेक्टर आप दिखा सकते हो, तो 1/4πε0 और P अपॉन, ये तो L का स्क्वायर है यानी कि तो 0 हो जाएगा, तो 0 का वर्ग 0, और R का मान जो है 2 और इसके ऊपर है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E का मान आपको मिलेगा 1/4πε0 और P अपॉन R की पावर 3। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप न्यूटन प्रति कूलम्ब लिख दो मात्रक इसका। तो इस तरीके से आप जो है कहीं ना कहीं इसकी निरक्षीय स्थिति के लिए जो है अपनी कैलकुलेशन को बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, देखो कितना आसान है। हो सकता है दोस्तों आपको ज़्यादा संख्या में इसकी लाइन लिखी हुई मिल रही होंगी, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ही कम समय में हमने इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट जहाँ तक कर सकते थे वहाँ तक शॉर्ट करने का प्रयास दोस्तों किया है, और आशा करता हूँ आपको जो है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में जो है पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तों 5 नंबर से कम ये क्वेश्चन जो है आपको मिलने वाला नहीं है। ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, 5 नंबर से कम ये क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, अच्छा जैसे जैसे हमने चित्र बनाया है वैसे वैसे भी आप इसके बारे में लिख सकते हो कि माना हमारे पास एक वैद्युतीय ध्रुव ए बी है, इस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, इसके मध्य बिंदु कोई ओ है और बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां हमें वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है, एक दोनों तरफ से एल एल है जो कि समान है, और टोटल दूरी की अगर बात करें तो 12 है। आप ऐसा भी लिख सकते हो दोस्तों। आप इसको ये भी दिखा सकते हो कि इसके पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो के है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसका लैंग्वेज भी लिख सकते हो, और आपको व्यंजक भी दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके आगे हमारा जो 1-2 टॉपिक और बचा हुआ है इस पार्ट का, उसको भी हम बहुत जल्दी जो है अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको साझा भी कर सकते हो। दोस्तों आजकल जो है हम हर चैप्टर को जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आने वाली वीडियो में दोस्तों हम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं उनको भी सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। ओके, बाय।